हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। चलिए बिना टाइम गवाते हुए मैं पहुंचता हूं वहां पे और चैप्टर 1 से 4 तक के आपके सारे सवालों से रूबरू करवाता हूं। अगर आप इन सवालों के जवाब अगर जान जाएंगे तो आपका ये पूरा का पूरा क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत अच्छे नंबर आने की संभावना रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस पार्ट का पहला वीडियो है। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आप लोग का चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में यहाँ पे खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए आप परेशान ना हो, थोड़ा देर वेट कर ले। यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आपका पहला जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसका पहला जो है चैप्टर है वो है चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें हम लोग आते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। तो ये क्या कहता है आपका यहाँ पे, विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है, तो इसका जो हमने यहाँ पे आंसर दिया है वो है कि किसी वस्तु का वह मूल गुण जिसके कारण वह अपनी निकट रखी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा अगर हम लोग प्रश्न अगर देखें तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे विद्युत आवेश के दो गुणों को लिखे तथा व्याख्या करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है यहाँ पे, जितने भी चीज़ लिखे हुए हैं। तो इसका जो है दो गुण निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या है कि आवेश का क्वांटमीकरण और दूसरा क्या है आवेश का संरक्षण। तो हम लोग पहले आवेश का क्वांटमीकरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या होता है, किसी वस्तु से अथवा किसी वस्तु पर आवेशों का स्थानांतरण सदैव पूर्ण संख्या के गुणज होता है अथवा किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण संख्या के गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। दूसरा नंबर पॉइंट हम लोगों ने इसमें लिया है आवेश का संरक्षण। तो ये क्या होता है कि आवेश की ना तो विनाश होता है और ना ही इसकी उत्पत्ति होती है, और यह केवल वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है और किसी निकाय का कुल आवेश शून्य होता है। आगे देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन, तो कूलम्ब के नियम को सदिश रूप में लिखे। तो यहाँ पे इसका जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे फिगर मैंने ले रखा है, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2। इस पे जो बल लग रहा है वो F21 और इस पे F12 जो कि वेक्टर फॉर्म में इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। माना Q1 तथा Q2 दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला विद्युत बल्ब F12 तथा आवेश Q2 पर आवेश Q1 पर लगने वाला Q द्वारा आवेश Q1 पर लगने वाला बल F21 है, अर्थात F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² इंटू R21। उसके बाद आवेश Q2 पर इसी तरह से हम लोग लिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² इंटू R12। तो यहाँ पे दोनों अगर देखिएगा तो दोनों का अगर वैल्यू यहाँ पे आपको पता होगा तो क्या हो गया, ये दोनों आपस में माइनस रूप में आ गए। चलिए अब देखते हैं इसका पेज नंबर 2। इसके पेज नंबर 2 के लिए हमको चलना पड़ेगा पीछे। पेज नंबर 2 यहाँ पे अगर हम लोग खोलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको थोड़ा देखने में। तो यहाँ पे हम पिछले देख चुके हैं, पिछले पेज में जो आया था वो आया था आपका दोनों माइनस के रूप में आ गया था। तो यहाँ पे आप अगर देखिएगा F12 का अगर बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R² इंटू R21। उसके बाद F12 बराबर जो आ गया था आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई Q2 बाई R² इंटू R21। दोनों आपस में जो यहाँ पे साबित हुआ सो आपस में एक दूसरे के बराबर तो होंगे, लेकिन इनका जो है सो चिन्ह विपरीत होगा, अर्थात यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ, अर्थात दोनों बल का परिणाम समान होगा परंतु दिशा विपरीत होगी। आगे हम लोग अगर देखें कूलम्ब के नियम का उपयोग तथा सीमाओं को लिखे। तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो पहला नंबर में है, कूलम्ब के नियम का उपयोग करके दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात किया जाता है। दूसरा नंबर अगर देखें तो ये क्या कहता है कि इसका उपयोग करके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटोनों के बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात किया जाता है। अब इसका जो सीमा अगर हम लोग देखें तो इसका पहला सीमा क्या है कि यह बिंदुवत आवेश पर कार्य करता है और दूसरा यह केवल स्थिर आवेश के लिए मान्य होता है।
आगे अगर हम लोग देखें अगला प्रश्न क्या कहता है कि विद्युतीय बल्ब तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें, यानी कि दोनों में अंतर लिखे। तो एक तरफ हमने रख रखा है विद्युतीय बल, एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युतीय बल की तरफ हम लोगों ने एक में लिखा है यह आवेशों के कारण उत्पन्न होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा अगर देखें तो यह दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, और इधर हो जाएगा यह दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल होता है। आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। तीसरा यहाँ पे देखिएगा तो यह आकर्षण तथा विकर्षण दोनों बल होता है। तीसरा इधर देखिएगा तो यह केवल आकर्षण बल होता है। चौथा नंबर अगर देखिएगा तो यह माध्यम पर निर्भर करता है, और इधर में जो है सो यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। पांचवा नंबर यह देखिएगा तो क्या कहता है कि यह अधिक प्रबल होता है, और गुरुत्वाकर्षण के बल यह कम प्रबल होता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कहता है कि विशिष्ट आवेश क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रति इकाई द्रव्यमान के आवेश के परिणाम को विशिष्ट आवेश कहते हैं। इसे स्पेसिफिक चार्ज भी कहा जाता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो Q/m होता है। तो चलिए अगला पेज की तरफ चलते हैं, आप लोग वेट करिए। अगला पेज हम लोग का खुल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया अब हम लोग के सामने, सापेक्ष विद्युतशीलता अथवा अपेक्षित प्रावैधुतांक क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा किन्हीं दो आवेशों के बीच के माध्यम के विद्युतशीलता तथा निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। यह इकाईहीन तथा विमाहीन राशि होती है, अर्थात एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र। तो इसमें आते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश को रखने पर वह एक बल का अनुभव करता है, उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या है, इसका एसआई मात्रक तथा बीमा को लिखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगा बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है, अर्थात ई बराबर F/Q0। और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसकी बीमा ML/T-3 I-1 होता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा Q1 Q2 Q3 और Qn बिंदु R1 R2 P से R1 R2 R3 और Rn दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे हमने फिगर भी बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे जो है सो इस तरह से P पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, तो E वेक्टर बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर ... वेक्टर E0। और इसी तरह से वेक्टर E1 के लिए अगर निकालिएगा तो Q1/R1 हो जाएगा। वेक्टर E2 के लिए तो 1/4 Q2/R2 का स्क्वायर। इसी तरह से Q3 के लिए तो अंत में जाकर के Qn 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn/Rn का होल स्क्वायर। तो इसका अगर हम लोग देखें आगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आ गया Q1/R1 इंटू उसके बाद Q2/R2 का होल स्क्वायर प्लस Q3/R3 का होल स्क्वायर, इसी तरह से Qn/Rn का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में जो आपका आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा NiQi/RI का होल स्क्वायर और उसके बाद RI। तो यहाँ पे I का जो वैल्यू होगा 1 से स्टार्ट होगा और N तक जाएगा। अगले हम लोग देखते हैं पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज हम लोग का खुलेगा, यहाँ पे इसको खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट कर लेंगे थोड़ा। हाँ, अगला पेज यहाँ पे खुल चुका है, पेज नंबर 4। तो ये क्या कहता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इसके गुणों को लिखिए। तो ये जो है सो क्लास 10th में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो किसी आवेश के परितः वह काल्पनिक सीधी या वक्र रेखाएं जिसकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाता है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखा अथवा विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण निम्नलिखित है। तो पहला इसमें क्या है कि यह धनावेश से बाहर की ओर तथा ऋणावेश से भीतर की ओर होता है। दूसरा क्या कहता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं,
क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तीसरा क्या कहता है कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान अधिक होता है, तथा जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम सघन होती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कम होता है। आगे बढ़े तो क्या कहता है कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दो दिशा प्राप्त हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये क्या कह रहा है आप लोग का कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका SI मात्रक व बीमा लिखिए। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर होता है तथा बीमा ITL होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पे क्या कहता है कि A में अक्षीय तथा B में निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करिए। तो इसका एक आप जो यहाँ पे देखिएगा तो हमने फिगर ले लिया अक्षीय स्थिति में, यहाँ बीच में यहाँ A है, यहाँ B है, बीच में O है और इसके बीच की दूरी A, इसके बीच की दूरी A और पूरा 2A और O से लेकर के हम लोग ने P की तरफ फिर से एक अन्य दूरी मान लिया है जो कि है R। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, माना कि AB एक द्विध्रुव है और उस जिसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस पे जो है हम लोग E बराबर निकालेंगे तो E प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों जो होगा आपस में बराबर आएगा। इसलिए इसका यहाँ पे क्या हो गया, Q/4πε0 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे आपका आ गया 1/BP² माइनस 1/AP²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4πε0, तो यहाँ पे 1/r-a और इधर हो जाएगा 1/r+a का होल स्क्वायर। तो Q/4πε0, तो इसको हम लोग डील कर लेंगे तो हम लोग के पास Q/4πε0 इंटू 2 × 2AR/r² माइनस a² का होल स्क्वायर, जहाँ r जो है सो मच ग्रेटर देन a है, इसलिए a बराबर हम लोग 0 मान लिए, तो इसलिए P बराबर 2 है Q। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/4πε0 इंटू 2P/r3। उसके बाद इसका निरक्षीय स्थिति अगर हम लोग देखें तो ये क्या कहता है कि माना कि AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर E प्लस क्यू कॉस थीटा और E बराबर E प्लस क्यू कॉस थीटा और उसके बाद E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो E यहाँ से E यहाँ पे रह गया और उसके बाद कॉस थीटा यहाँ कॉमन कर दे तो E प्लस क्यू और प्लस E माइनस क्यू। तो अगला पेपर की तरफ चलते हैं हम लोग, पेपर नंबर 6। तो यहाँ पे आपका ये खुल करके आ रहा है, तो यहाँ पे E बराबर हो गया आपका 1/4πε0 इंटू Q/BP² प्लस 1/4πε0 इंटू Q/AP² कॉस थीटा यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें से कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा वो √r² प्लस a² होगा इसका वैल्यू। तो कॉस थीटा बराबर a बटा हो जाएगा √r² प्लस a²। तो इसीलिए इसका जो अगर आगे इसको बढ़ा लिया जाए, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1/r² प्लस a² और यहाँ पे जो है सो कॉस थीटा के जगह पे हम लोग रख दें a बटा √r² प्लस a²। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो आ गया 2AQ बराबर, जहाँ क्योंकि r जो है सो मच ग्रेटर देन है a के, इसीलिए a बराबर 0 मान लिया गया है। इसलिए E बराबर 1/4πε0 इंटू P/r3। अगला क्वेश्चन अगर देखिएगा तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करी। तो यहाँ पे मान लेंगे विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में रखा गया है, द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए टाउ बराबर F गुने लेमडा लंब R दूरी यानी कि लंबिक दूरी माना जा रहा है, तो टाउ बराबर F गुने BC
और एफ बराबर ई क्यू होता है। तो बी सी बराबर 2a साइन थीटा और टाउ बराबर इसीलिए क्या होगा ई क्यू गुना 2a साइन थीटा। तो इसीलिए ई क्यू यहाँ से ई क्यू 2a बराबर पी ई हो जाएगा आपका, यहाँ पर पी हो गया इसका, और यहाँ पे आपका जो है सो ई हो गया और साइन थीटा का साइन थीटा, इसलिए टाउ बराबर वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। आगे अगर हम लोग देखेंगे पेज नंबर 7, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा खोलने में वेट कर लीजिए इसको थोड़ा सा। चैप्टर 3 अब आ गया आप लोग का गॉस थ्योरम। तो यहाँ पे गॉस का प्रमेय अगर हम लोग देखें तो विद्युतीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक तथा बीमा लिखे। तो यहाँ पे किसी तल के लंबवत गुजरने वाले कुल विद्युतीय बल रेखाओं को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तथा बीमा ml3t-3 और I-1 होता है। गॉस के प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध करिए। अब इसको हम लोग को साबित करना है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे गॉस के प्रमेय को किस तरह से साबित करना है उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप हमारे चैनल पे जा कर के फिजिक्स नामक प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे आप वैसे यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान परिकलित करिए। चलिए इसके लिए अगले पेज चलना पड़ेगा हमको, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में अगर हम लोग आ गए तो यहाँ पे देखिएगा, तो वही जो साबित करना है इसके लिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जिसमें हम लोग DA क्षेत्र लिए हुए हैं, और ये कोई एक यहाँ पे बेलन है, और बेलन के जो है सो बीचों बीच एक धनावेशित चालक रखा हुआ है जिसका हम लोग छोटा क्षेत्र DA लिए हैं। और इसको किस तरह से साबित करना है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हाँ, उसके बाद आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके किसी आवेशित गोलीय चालक के सतह के बाहर, सतह पर तथा सतह के भीतर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। तो चलिए इसके लिए चलेंगे हम लोग फिर से अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 9। सॉरी, पेज नंबर 8 में पहले जाना पड़ेगा हम लोग को। पेज नंबर 8 में हम लोग आ गए यहाँ पर, पेज नंबर 8। उसके बाद पेज नंबर 9, 8 मैंने पहले दिखा दिया था गलती से, इसको दोबारा मैंने दिखाया। 9 नंबर देखिएगा यहाँ पे जो है इसको इस तरह से बढ़ाया गया है गोला के सतह पे, उसके बाद गोला के भीतर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे, तो क्या कहता है, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके कूलम्ब के नियम का सत्यापन करिए। तो यहाँ पे हमने एक गोला ले रखा है जिसका जो त्रिज्या है वो R माना गया है, इसका जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है जिसपे Q आवेश है, और इसका अल्पखंड DA लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां नंबर पेज की तरफ आते हैं। आपको अगर ये आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से इसको साबित किया गया है। चौथा नंबर चैप्टर यहाँ पे आ गया हम लोग का, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, विद्युत विभव तथा विभवांतर को परिभाषित करें तथा उनके एसआई मात्रक तथा बीमा को लिखे। तो इसके लिए हम लोगों ने आंसर क्या किया है, विद्युत विभव एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में आवेश पर किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसे V द्वारा सूचित किया जाता है, V बराबर W/Q0 यानी U/Q। तो इसका एसआई मात्रक जो होगा जूल प्रति कूलम या वोल्ट, और इसका डायमेंशन जो होता है ml2t-3 A-1। विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव को अंतराल को विभवांतर कहते हैं, और इसको जो है सो DU बराबर dW/dQ द्वारा Q0 द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो 11वां नंबर आप यहाँ पे अगर देखिएगा पेज, तो इसमें किस तरह से यहाँ पे दिया हुआ, किसी बिंदु r पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करिए। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे फिगर ले रखा है, आप लोग यहाँ से पॉज करके इसको लिख सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, आप लोग इसको देख करके लिख सकते हैं।
अगला हम लोग आते हैं यहाँ पे, समविभव तल क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है उसे समविभव तल कहते हैं। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। 1 नंबर में दिया हुआ आपका, समविभव तल के किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है। दूसरा, समविभव तल पर किसी एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव तल पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा तल के लंबवत होती है। और तीसरा, समविभव तल पर विद्युतीय क्षेत्र तल के लंबवत होती है। चौथा, दो समविभव तल आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और अगला जो है क्वेश्चन वो है आपका, विभव प्रवणता क्या है, किसी विद्युतीय क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवांतर तथा उनके बीच की दूरी का अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं, अर्थात G बराबर माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा एक्स। तो यहाँ dV बटा dx। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, वो क्या है, स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या है। तो किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र से संरक्षित करने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत झटकों से बचाने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगला पार्ट इसका आएगा बहुत जल्दी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।